नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 27 और 28 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यूज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी जस्ट 1 से 1.5 घंटे के बाद, उसमें होंगे हमारे 29 जनवरी के करंट अफेयर्स। ओके, तो आपका रिदम नहीं टूटेगा, कंटिन्यू रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस स्पेस कंपनी के द्वारा इसरो के फरवरी 2017 के 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को हाल ही में तोड़ा गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? तो ये एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और इन्होंने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने एक साथ 143 जो सैटेलाइट है, छोटे छोटे नैनो सैटेलाइट, एक साथ 143 सैटेलाइटों को लॉन्च किया है एक ही रॉकेट से। रॉकेट का नाम याद रखिएगा, क्या? फॉल्कन 9 रॉकेट से इन्होंने लॉन्च किया है। ओके, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए। कहाँ पर? कैलिफोर्निया यूएसए। अब इस क्वेश्चन से आपको एलन मस्क की कंपनी का नाम तो याद रखना ही है, इसके साथ जो इसरो का रिकॉर्ड था इसको भी मत भूलिएगा। कब किया था? फरवरी 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी। अब देखते हैं रिकॉर्ड इसरो के साथ ही एलन मस्क के साथ बना रहता है या इसरो फिर से एक नया रिकॉर्ड लेकर आती है। ओके, अदर जो दी गई हैं ऑप्शन में, तो ये जाक्सा है, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और सीएनएसए चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये कहाँ की है? चाइना की है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे, सभी न्यूज में रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में 25 जनवरी 2021 को निम्न में से किस राज्य के द्वारा अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 25 जनवरी 2021 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया हिमाचल प्रदेश ने। ओके, किसने मनाया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा मनाई गई है अपनी स्वर्ण जयंती। ओके, 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना था? 18वां राज्य बना था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि जब स्थापना दिवस पूछा जाता है तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि देश का किस क्रम का राज्य बना था। तो हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था, किसका? देश का। ठीक है, और इसी समय इसी स्वर्ण जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपने जो राज्य कर्मचारी हैं उनके डीए में 5% की क्या की गई है? वृद्धि की गई है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य सिक्किम में निम्न में से किस क्षेत्र में झड़प हुई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा नाकुला। देखिए, ये जो नाकुला क्षेत्र है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, तो यहीं पर क्या हुई है? भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है, जिसमें न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि चाइना के 20 और भारत के 4 जवान इसमें क्या हुए हैं? घायल हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर नाकुला, आप लोग ये मिस्टेक मत करना कि ये नाथुला होगा। नाथुला दर्रा भी चीन में ही है। ओके, ये थोड़ा सा इसके नीचे है और फिर उसके ऊपर, मतलब दक्षिण में है आपका नाथुला, उत्तर में है आपका नाकुला और जेलेपला। ये तीनों ही दर्रे किस राज्य में है? सिक्किम में है, तो भूलिएगा मत। और यांग यापला ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, ला का मतलब क्या होता है? पास ही होता है। ओके, ला को पास ही बोला जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, और भारत और जापान के रिश्ते इनके समय बहुत ही मजबूत रहे और इन्हें भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया है? पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पहला कौन सा होता है? भारत रत्न। 2021 के पद्म पुरस्कारों पर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए, इससे पहले अमेरिका के द्वारा, यूएसओ के द्वारा मेरिट ऑफ रीजन जो अवार्ड था, मेरिट ऑफ रीजन अवार्ड से किस किस को? प्रधानमंत्री मोदी को, शिंजो आबे को, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन को, फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों, इन चारों को सम्मानित किया गया था। और हमने सम्मानित किया है किसे? शिंजो आबे को। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर हमने बांग्लादेश के 2 व्यक्तित्व को भी सम्मानित किया है, किससे? पद्मश्री अवार्ड से। पद्मश्री अवार्ड से, ठीक है। एक साजिदा खातून है और एक है सज्जाद अली खान, और ब्रिटेन के ये है पीटर ब्रुक। क्या है ये?
फिल्में बनाते हैं पीटर ब्रूक, और इन्होंने महाभारत पर एक फिल्म बनाई है अपनी, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें भी मिला है पद्मश्री अवार्ड, ओके। और यूएसए के नागरिक और भारतीय हैं ये कौन, नरेंद्र कपानी, ठीक है, नरेंद्र कपानी। देखिए ये क्या थे, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, है ना, इंडिया में। और इनका भी निधन हो गया था दिसंबर 2020 में। इन्हें भी हमने दिया है क्या, पद्म विभूषण सम्मान। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है इंटरनेशनल लेवल पर, और ये समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इसके अनुसार कोविड-19 के दौरान विश्व में क्या हुआ है, गरीब और ज्यादा गरीब हो गए हैं और अमीर और ज्यादा अमीर हो गए हैं, जिससे गरीबी और अमीरी का जो भेदभाव है वो बहुत ही बड़े स्तर पर पूरे विश्व में बढ़ गया है, ठीक है। किसके दौरान, लॉकडाउन के दौरान। हाँ, तो हम ये चीज सही कह सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई, लॉकडाउन के दौरान आय के स्तर क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। किन के लिए, गरीब लोगों के लिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए जो उनके पास सेविंग्स थी उसके लिए उन्हें खरीदारी तो करनी पड़ी। तो जो अमीर लोग थे वो क्या होते गए, और ज्यादा अमीर होते गए, ओके। आपको भी पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लाभ था उसमें वृद्धि ही हुई है लगातार, ओके, कमी नहीं आई है लॉकडाउन की वजह से थोड़ी भी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ओके। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा उद्यम सारथी ऐप निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उद्यम, ठीक है, दोनों नाम से आ रहा है ये। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने 71वें स्थापना दिवस, कब हुई थी इसकी स्थापना, 24 जनवरी 1937 को, है ना, 24 जनवरी 1937 को। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इनका गठन किया गया था, ठीक है। तो इस जो उत्तर प्रदेश सरकार है इनके द्वारा जो इनकी पहले से चल रही एक योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब के लिए इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है आपको तो आप इस ऐप के माध्यम से, उद्यम सारथी ऐप के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। याद रखिएगा, कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना लॉन्च की गई है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के द्वारा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना लॉन्च की गई है, और इसका उद्देश्य बेटी के जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच विकसित करना, जन्म को प्रोत्साहित करना, भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात को बढ़ावा देना। मतलब एक योजना है और इसके बहुउद्देश्य हैं, ओके। और इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट भी सुरक्षित होगा, क्योंकि राजस्थान में एनवायरनमेंट के प्रति जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा जागरूक है, क्योंकि यहाँ की छोटी छोटी पंचायतों के द्वारा भी इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि भाई बेटी का जन्म होगा तो आपको क्या है, पेड़ लगाने होंगे, ओके। आप मुझे नाम बताइए एक व्यक्तित्व का जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये राजस्थान के हैं और इन्होंने प्रोत्साहित किया वहां के लोगों को कि बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाते हैं, इसलिए सरकार ने इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है, ओके। चलिए देखते हैं आप लोगों में से कौन आंसर करता है। अगर आप लोग डेली मेरे जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, ठीक है, यहाँ का अगर स्टोरी सेक्शन आप चेक करते होंगे तो आपको आंसर पता होगा, क्योंकि मैं स्टोरी सेक्शन में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाती हूँ। तो जो लोग अभी तक नहीं कर रहे थे वहां पर फॉलो, तो वो भी फॉलो कर लें, आपके काम की चीज ही आपको मिलेगी, ओके, टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत निम्न में से कौन सा वीरता पदक दिया गया है। तो देखिए, जो कर्नल विकी मल्लाह संतोष बाबू को मरणोपरांत जो पुरस्कार, वीरता पुरस्कार दिया गया है वो कौन सा है, महावीर चक्र। देखिए, हमारे देश में दो प्रकार के वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। एक होता है शांति के टाइम का, पीस का, और दूसरा होता है आपका क्या, वॉर टाइम का, ओके। वॉर टाइम में और शांति के टाइम पे। तो जो पीस टाइम में होते हैं, शांति के समय होते हैं वॉर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो इसमें होता है आपका अशोक चक्र, फिर होता है आपका कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ओके, ये शांति के हो गए। और जो वॉर टाइम में होते हैं तो ये होता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो वॉर टाइम में, क्योंकि भाई देखिए
भले चाहे चाइना से घोषित युद्ध ना हुआ हो, हमारा अघोषित युद्ध ही था गलवान घाटी में। ओके, तो उसी दौरान ये क्या हुए थे, शहीद हुए थे कर्नल संतोष बाबू, और इसीलिए इन्हें दिया गया है महावीर चक्र। ओके, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलिएगा इन्हें। ओके, कहाँ से है ये, तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक उन व्यक्तित्व को दिया जाता है जो अपने जीवन की परवाह ना करते हुए दूसरों के जीवन को क्या करते हैं, बचाने के प्रयास करते हैं। ओके, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो कंडीशन। ओके, तो उस व्यक्ति को मतलब जब वो दूसरों की जान बचाता है, ऑन ड्यूटी हो या फिर वो ऑफ ड्यूटी हो, लेकिन वो क्या करता है, अपनी जान की फिक्र ना करके दूसरों की जीवन की रक्षा करता है, तो उन्हें दिया जाता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। ओके, तो ये भी 3 श्रेणियां होती हैं इसकी, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और उच्च जीवन रक्षा पदक। ठीक है, तो मरणोपरांत ये किसे दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री मोहम्मद मोहसिन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत श्री मोहम्मद मोहसिन को, इन्होंने ऑफ ड्यूटी रहते हुए दूसरे लोगों की जान बचाई थी। ओके, रवि गायकवाड़, इन्हें विश्व मानवतावादी नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। संजय सिंह, ये आपके सांसद हैं, इन्हें 2020 के गांधी शांतिवादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सुमित्रा महाजन, ये हमारी देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, लोकसभा स्पीकर, और इन्हें वर्ष 2021 में किससे सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कहाँ से हैं ये, मध्य प्रदेश से हैं, और इन्हें ताई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने कुछ राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख सर्वेक्षणों को किस वर्ष तक पूरा करने की योजना बनाई है। तो हाल ही में ये चर्चा में रहा था, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे सर्वेक्षण है जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करेगा किस वर्ष तक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, इन्होंने घोषणा की है कि ये 2024 तक अपने कुछ महत्वपूर्ण खोजों को पूर्ण करेंगे। ओके, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, तो इसका मुख्यालय मिलेगा कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। ओके, याद रखिएगा, सर्वे ऑफ इंडिया जो था, ठीक है, ये उसी के अंतर्गत आता है, सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। याद रखना, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1767 में हुई थी। और जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। किसने की थी, थॉमस ऑलहॉम ने की थी, थॉमस ऑलहॉम ने की थी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया। तो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को, कब, 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे। ओके, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस तो मनाया जाता ही है, लेकिन उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, तो याद रखिएगा, वर्ल्ड कस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, कब हुई थी इसकी स्थापना वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, तो याद रखना 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसमें टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 179 इसमें टोटल कंट्री हैं। अब ये हाईलाइट हो गया है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कोविड-19 के संकट के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए भाई, कोविड-19 का संकट बड़े स्तर पर बढ़ता जा रहा है इटली में, और ये इसको संभाल नहीं पाए हैं, इसलिए इटली के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ग्यूसेप कॉन्ते इनका नाम है, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं कौन, सार्जियो, इटली के प्रेसिडेंट सार्जियो ने इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके साथ आप एक और देश को याद रखिएगा, मंगोलिया। ओके, मंगोलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कोविड-19 के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है, खुरुलसुख
खुरुल सुख। ओके, तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो यहाँ पर बात है इटली की, तो इटली की जो करेंसी है वो क्या है, यूरो है। कैपिटल क्या है इसकी, इटली की कैपिटल रोम है। ओके, क्या है कैपिटल, रोम है। और सबसे ज्यादा जो यूनेस्को साइट्स आपको विश्व में मिलेंगी, ठीक है, सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट तो विश्व में कहाँ पर मिलेंगी, इटली में ही मिलेंगी। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा ग्रीन टैक्स निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लगाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। और कौन है इसके मंत्री, नितिन गडकरी हैं। MSME मंत्री भी नितिन गडकरी ही हैं। 2 मंत्रालय हैं इनके पास। तो ग्रीन टैक्स उन सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लगाया जाएगा जो क्या है, 8 साल से ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, 8 साल से ज्यादा पुराने, उन पर लगेगा ग्रीन टैक्स। जब आप अपना जो रिन्यू कराने जाएंगे तब आप पर क्या होगी, ज्यादा ड्यूटी लगाई जाए, ज्यादा टैक्स आपसे वसूला जाएगा। और जो निजी वाहन है उनके 15 साल से अधिक पुराने होने पर भी ग्रीन टैक्स लगेगा। तो ये जो अवधि है किस पर कब कब लगेगा, ये आप याद रखिएगा। ओके, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है, हर्षवर्धन सिंह है। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में निम्न में से किस संगठन के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2021 में 11.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ष 2021 के वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 11.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ओके, IMF में टोटल मेंबर कितने, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। 190 इसमें टोटल मेंबर हैं। कितने हैं, 190। ओके, और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD कौन है IMF में, तो क्रिस्टीना जॉर्जिया है। क्रिस्टीना जॉर्जिया यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। ये इंडियन है इसलिए याद रखिएगा, चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है। और IMF का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, वाशिंगटन DC में मिलेगा, वाशिंगटन DC। ओके, और अगर आप अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा अब वाशिंगटन DC को भी एक स्टेट बनाए जाने की बात हो रही है। ठीक है, DC को, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक की आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा पंजाब। ओके, कहाँ रखी गई है शताब्दी स्मारक की आधारशिला, तो पंजाब में रखी गई है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा जो जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क है, इसकी आधारशिला रखी गई है। कब हुआ था जलियांवाला जो कांड हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और इसी की बाद 13 मार्च 1940 में जो उधम सिंह थे गदर पार्टी के सदस्य, इन्होंने भी बॉम्ब फेंका था, है ना। तो ये याद रखिएगा। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी जलियांवाला कांड में, सरकार के अनुसार, ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 लोगों की उस समय मृत्यु हुई थी। और रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, इन्होंने क्या की थी, नाइटहुड की उपाधि जो थी, जो अंग्रेज सरकार ने दी थी, उसे त्याग दिया था, नाइटहुड की उपाधि। ओके, यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुकी हूँ, कैप्टन अमरिंदर हैं। और राज्यपाल कौन है, BP सिंह बदनौर हैं। और कैपिटल चंडीगढ़ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की स्थापना किस दिन हुई थी? ओके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, इनकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 2010 को। 25 जनवरी 2010 को हुई थी। और ये जो 2021 है, इसमें अपने पूरे 10 वर्ष पूर्ण कर चुका है। ओके, 10 वर्ष पूरे कर चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। और ये अभी बहुत ज्यादा कोविड-19 की वजह से चर्चा में रहा था, ICMR। ओके, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है,
हाल ही में निम्न में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया? तो राइट आंसर होगा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा। जर्मन वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए रिसर्च करता है और विभिन्न रिपोर्ट्स जारी करता है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है जर्मन वॉच के द्वारा। और इस पर शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, मतलब कहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन है उसका सबसे ज्यादा खतरा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश हैं उनकी सूची इसमें बनाई गई है, जो क्या होंगे, जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन है इस लिस्ट में? मोजाम्बिक है। कौन है? मोजाम्बिक। ओके, मोजाम्बिक है इसमें पहले स्थान पर। और जो हमारा देश भारत है, तो भारत की रैंक आपको याद रखनी 7वीं है। क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक 7वीं है, पहले स्थान पर मोजाम्बिक है। ओके, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एम्फैक्स 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास 21 से 25 जनवरी के मध्य संपन्न हुआ, जिसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कौन शामिल नहीं था। भारतीय जल सेना, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये सभी शामिल थे। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। तो इनफैक्ट जो एक्सरसाइज एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस किस के मध्य? तो ये हुआ था जल, थल और वायु सेना के मध्य। ओके, इससे पहले मैंने आपको एक और बताया था कवच संयुक्त अभ्यास। कवच जो संयुक्त अभ्यास था इसमें कौन कौन शामिल था? तो ये जो अंडमान निकोबार जो हमारी फर्स्ट कमांड है, अंडमान निकोबार फर्स्ट कमांड के अंतर्गत ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय जल सेना, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इन चारों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। तो उसे भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में विभिन्न पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस वर्ष कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं? ओके, तो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप पूछा जा रहा है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण दिए गए हैं 7 और पद्म भूषण जो हैं ये दिए गए हैं 10 और पद्मश्री जो दिए गए हैं 102 और टोटल होता है 119। तो ये मैंने चारों ही ऑप्शन में रख दिए हैं ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अ टेक्स्ट बुक अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी नामक पुस्तक को निम्न में से किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। ओके, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं समीर शर्मा। कौन है लेखक? समीर शर्मा। ओके, तो ये नाम है इनका, याद रखिएगा। अ टेक्स्ट बुक अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी। जब बड़े जो व्यक्तित्व होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई मंत्री हैं जिनके पास अपना सेपरेट विभाग है या प्रधानमंत्री कोई बुक को लॉन्च करते हैं तो उस बुक के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में 51वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? ओके, तो ये जो बेस्ट फिल्म होती है उसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाता है भारतीय फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन होता है उसमें। और इस वर्ष जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है किसे? ये दिया गया इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस ये एक डेनमार्क की फिल्म है। कहाँ की है? डेनमार्क की, याद रखिएगा। इसे मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ओके, 51वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल में। और जो पार्टिकल्स से इसे 50वें जो भारतीय फिल्म फेस्टिवल थे उसमें मिला था गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और डॉनवास जो है इसे 49वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल में मिला था गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो आपको 20 और 19 और 18 तीनों के गोल्डन पीकॉक अवार्ड यहाँ पर हमने बता दिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था 16 से 24 जनवरी 2021 गोवा में। कहाँ? 16 से 24 जनवरी गोवा में। फोकस देश कौन सा रहा था? तो फोकस्ड कंट्री इसमें रहा था बांग्लादेश। ओके, इसमें बांग्लादेश के जो अभिनेता थे उन्हें मिला था इंडियन पर्सनालिटी अवार्ड 2021। आप उनका नाम मुझे बताएंगे।
क्योंकि मैं आपको उनका नाम बता चुकी हूँ। फिर है विक्टोरिया स्टोरोवा। विक्टोरिया स्टोरोवा जो इतावली अभिनेत्री हैं, इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विक्टोरिया स्टोरोवा। ओके, तो ये इतने पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा राजस्थान के पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास सर्द हवा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर होगा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इस समय क्या होता है, ये चलाया गया 26 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि इस समय यहाँ पर घना कोहरा होता है और यहाँ से घुसपैठ की आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए बीएसएफ के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। ओके, कौन सा? ऑपरेशन सर्द हवा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? तो राकेश अस्थाना है। कौन है? राकेश अस्थाना, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है जहां फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप निर्मित की गई हैं? भाई देखिए क्या है, जो आपका एक्सप्रेस वे तो है ही, उस पर ये एयर स्ट्रिप भी है कि इमरजेंसी में वहां पर प्लेन की लैंडिंग भी, जो फाइटर प्लेन है उनकी लैंडिंग भी की जा सकती है। तो राइट आंसर होगा ये एयर स्ट्रिप बन गई है उत्तर प्रदेश में। ओके, इससे पहले भी जो पहली एयर स्ट्रिप बनी थी वो लखनऊ आगरा जो एक्सप्रेस वे है उस पर थी। ठीक है, याद रखिएगा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। और जो जो अभी भी लैंडिंग हुई है ये भी क्या हुई है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ गाजीपुर एयर स्पेस हाईवे पर ही हुई है। ठीक है, एक्सप्रेस वे पर हुई है। क्लियर है? कितनी है ये? तो ये है 3300 मीटर, 3300 मीटर लंबी है दोनों एयर स्ट्रिप। ठीक है, याद रखिएगा, लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेस वे। ओके, और जो पहली हुई थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस संगठन के द्वारा स्वयं को कस्टमाइज्ड मर्चेंडाइज लॉन्च करने का निर्णय लिया? कस्टमाइज्ड मर्चेंडाइज का लॉन्च करने का मतलब होता है कि भाई अब क्या होगा, इसरो ने की है ये घोषणा, राइट आंसर इसरो होगा। तो इसरो की आप टी शर्ट मिलेंगी, आपको मग मिलेंगे, कैप मिलेगी, जितने भी मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ होते हैं या टी शर्ट्स, और जो जो मतलब मर्चेंटाइज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। किसका? इसरो का। तो अब इसरो भी क्या करेगा, जैसे नासा है, नासा के भी आप देखिए टी शर्ट मिलती है, शर्ट मिलती है, ओके, कैप मिलती है, वॉच वगैरह भी लेकर आते हैं। तो उसी तरीके से अब इसरो के भी खुद के कस्टमाइज मर्चेंटाइज होंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि क्या किया जाता है कि इस तरीके के जो इसरो है, मतलब ये स्पेस क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ही रहा है, और अब इस तरीके से ये अपने रेवेन्यू के भी जनरेट करने के लिए न्यू फील्ड में जा रहा है। ओके, इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कितने देशों के वोटिंग राइट समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 7। ओके, कितने? 7 देशों का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 देशों के वोटिंग राइट्स को समाप्त कर दिया, लेकिन क्यों किया गया? तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, भाई देखिए इसने इन 7 देशों का इसलिए समाप्त कर दिया वोटिंग राइट्स, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक क्या है, विश्व स्तर का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और सभी देशों के सहयोग से, मतलब सभी लोग देश पैसे का सहयोग करते हैं, तभी ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाता है। और ये जो 7 देश हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कुछ सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी मतलब पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, जो इनकी आर्थिक जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको पूरा करने में बाधा आ रही थी, तो इसलिए इन 7 देशों के वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया गया। किस किस का? ईरान, नाइजर, लीबिया, कांगो, जिम्बाब्वे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, तो इन 7 को आपको याद रखना है। ओके, एक बार फिर से बोल देती हूँ, ईरान, नाइजर, लीबिया, कांगो और जिम्बाब्वे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ओके, और साउथ सूडान। कौन सा? साउथ सूडान। तो इन 7 देशों के वोटिंग राइट्स को समाप्त कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा
में कुल कितने देश हैं? तो याद रखिएगा 193 इसके टोटल मेंबर हैं। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में क्या लेकर आई थी? जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके लिए एक संधि लेकर आई थी। सभी देश क्या करें? इस पर साइन करें और लीगली अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें नष्ट कर दें। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा गोड़ेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे चिड़ियाघर कर दिया गया। यह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है क्या? आपका गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। अब इसे क्या कहा जाएगा? बाल ठाकरे चिड़ियाघर कहा जाएगा। और इसमें 26 जनवरी को इंडियन सफारी का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? इंडियन सफारी का प्रारंभ किया गया है गोड़ेवाड़ा चिड़ियाघर में, इंडियन सफारी 2021 के नाम से। तो ये भी आप याद रखेंगे। कौन है महाराष्ट्र के सीएम? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो गोवा के भी राज्यपाल हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 20 जनवरी 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो राइट आंसर होगा 354वीं इनकी जयंती मनाई गई है। कहाँ हुआ था भाई 10वें गुरु का जन्म? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिख धर्म के 10 गुरु से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ओके, हालांकि आप समझ लेते हैं कि वो हिस्ट्री के हैं, लेकिन वो हिस्ट्री विद करंट अफेयर्स होते हैं। तो 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। कहाँ पर? पटना साहिब, बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो ये आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, कब मनाई जाई गई जयंती? 20 जनवरी 2021 को 354वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट जो डे है ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। कब मनाते हैं? 27 जनवरी को। तो क्यों मनाया जाता है? जो यूरोपीय जूइश लोग थे उनकी मतलब बड़े स्तर पर क्या हुआ था? उनको मारा गया था। किसके द्वारा? जर्मनी के जो तानाशाह थे हिटलर, उनके द्वारा। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जूइश कैंप थे उनमें उन्हें मार डाला गया था। और इनकी संख्या लगभग कितनी थी? लगभग बताई जाती है कि उस समय 60 लाख लोगों को इन जूइश कैंपों में मार दिया गया था। और उन्हीं की याद में यूएन के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट रिमेम्बर डे। कब? 27 जनवरी को। कब से मनाना प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा यूएन मनाता है इसे 2005 से। 2005 से मनाना प्रारंभ किया है यूएन ने। और इस बार वर्ष 2021 में यूएन और यूनेस्को दोनों मिलकर जो 15 मिलियन बच्चे मरे थे उस समय, ओके सॉरी, हाँ 15 लाख जो बच्चे मरे थे उस समय, उन बच्चों की याद में इस वर्ष को 2021 में इस अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट वर्ष को क्या कर रहा है? मना रहा है और उन बच्चों के लिए काम करेगा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। मतलब उसके जो प्रभाव थे उससे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण काम करेंगे, क्योंकि वो तो मर चुके हैं, अब उनके लिए तो कुछ हो नहीं सकता। ओके, याद रखिए कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। एक तो हमने मतदाता दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। दूसरा था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। 26 जनवरी को हमने 2 दिवस मनाए, एक तो हमारा गणतंत्र दिवस, दूसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जनवरी में अभी हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस। ओके, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को हमने मनाया पूर्व सैनिक दिवस, 15 जनवरी को हमने मनाया भारतीय थल सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे। ओके, फिर उसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को हमने मनाया है आपका मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी को हॉलोकॉस्ट डे। ओके, 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया था, तो उसे भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में निम्न में से किस शहर के बच्चों के लिए एक नाव पुस्तकालय या बोट लाइब्रेरीज बनाई गई है? देखिए, तो ये राइट आंसर है यहाँ पर कोलकाता। तो ये इस तरीके की एक बोट रहेगी, इसमें बच्चे 3 घंटे की जो ट्रिप रहेगी इसमें बैठकर क्या कर सकते हैं, वो बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ये देश में पहला राज्य है पश्चिम बंगाल जहाँ ऐसा इनिशिएटिव प्रारंभ हुआ। इससे कुछ महीने पहले नवंबर या अक्टूबर में मैंने आपको बताया था ट्रम्प क्या थी, एक आपकी वो थी लाइब्रेरी। ट्रम्प लाइब्रेरी मतलब जो छोटी ट्रम्प चलती है, छोटी ट्रेनें चलती हैं, उसमें भी लाइब्रेरी ओपन की थी किसके द्वारा? तो ये भी ओपन की गई थी कोलकाता में ही, है ना। छोटी ट्रेनें थी, उसमें लाइब्रेरी बनाई गई थी। मतलब आप सफर करते करते भी क्या कर सकते, बुक्स पढ़ सकते हैं। तो वो पॉइंट भी आप याद रखेंगे, कहाँ पर था, कोलकाता में ही बनाया गया था। ओके, इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपको 3 घंटे की ट्रिप में वाईफाई कनेक्शन भी फ्री मिलेगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना आदिवासी मेला 2021 निम्न में से किस शहर में प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर में ये प्रारंभ हुआ है। भुवनेश्वर में ही क्या था, देश का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया गया है। और भुवनेश्वर को फ्लश्ड फेकल स्लज्ड सेप्टिक मैनेजमेंट में ISO प्रमाण पत्र हासिल करने वाला भी ये देश का पहला शहर बना था। कौन सा? भुवनेश्वर। ओडिशा को स्टेटहुड कब मिला था, मतलब ओडिशा कब बना था राज्य? तो ओडिशा बना था राज्य आपका 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में। तो ये भी आप याद रखेंगे, कब हुआ था इसका निर्माण, 1 अप्रैल 1936 को। कौन है यहाँ के CM? तो CM है नवीन पटनायक। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती निम्न में से कब मनाई गई? तो राइट आंसर होगा 28 जनवरी। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है। और लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था भाई? 28 जनवरी 1865 को। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और जो तिकड़ी थी कौन सी? लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय तो क्या थे, लाल थे, बाल में थे बाल गंगाधर तिलक और पाल में थे बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल भी पूछा जाता है। और पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय की थी, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा तेजस इंटेलिजेंस उपकरण किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में घोषणा की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय तेजस इंटेलिजेंस उपकरण का उपयोग करेगा। तो ये क्या करेगा? देखिए, वर्क फॉर एनीवेयर पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा, ये जो उपकरण है ये डाटा संग्रहित करेगा और उस डाटा को कंपाइल किया जाएगा तथा उसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और पॉलिसी मेकिंग में उसका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। जैसे जनसंख्या हो गई, महिला कितनी है, बच्चे कितने हैं, पिछड़े बच्चे कितने हैं, ठीक है, कुपोषित कितने हैं, उसमें स्टडी की एजुकेशन की जरूरत कितनी है, सामाजिक रूप से पिछड़े कितने, आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इस तरीके से उनसे रिलेटेड जितना भी डाटा होगा उसे इस उपकरण के द्वारा क्या किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा और उसको पॉलिसी मेकिंग में बहुत अच्छा यूज होगा। तो ये ई गवर्नेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गवर्नेंस है उसके लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। अगर आप पर मेंस में MPPSC मेंस हो या IAS मेंस हो, उसमें अगर आंसर राइटिंग आती है कि ई गवर्नेंस को समझाइए, तो इस तरीके के आप जो न्यू इनिशिएटिव होते हैं इससे डाल सकते हैं। ओके, तो ये कब लॉन्च हुआ? 28 जनवरी 2021 को। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण निम्न में से किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा UNDP मतलब राइट ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विश्व के लगभग 50 देशों में कितने, 50 देशों में 1.2 मिलियन लगभग 12 लाख लोगों
के साथ ये सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से 64% लोगों ने यह बात मानी है कि ग्लोबल इमरजेंसी है एक, क्या क्लाइमेट चेंज होना, ओके, क्या है एक ग्लोबल इमरजेंसी है। कितने लोगों ने माना? विश्व के 50 देशों के 12 लाख लोगों पर जब ये सर्वे किया गया तो 64% लोगों ने माना है कि जलवायु परिवर्तन एक ग्लोबल इमरजेंसी और इस पर काम करना चाहिए। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क, अमेरिका में मिलेगा। और अभी हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक जो रिस्क है वो किन देशों में है? तो भारत तो है 7वें स्थान पर। किसने जारी की रिपोर्ट? जर्मन वॉच ने। अब देखिए ये रिपोर्ट्स कनेक्ट होने लगती हैं तो आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चन सेपरेटली लाई हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और जो पूछा जाए उसी का आंसर दें। ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये है UNEP, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में। ओके, इसे आप याद रखेंगे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया है इसका। दावोस जो एजेंडा 21 है, दावोस एजेंडा 21, इसमें वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया और ये भी बताया कि भारत कोविड-19 से बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा और अपने देश, अपने जो पड़ोसी देश है उनकी भी मदद कर रहा है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा अल्फा ग्लोबल नामक अंतरराष्ट्रीय संघ निम्न में से किस कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा मिलकर बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा गूगल। गूगल के जो कर्मचारी हैं विभिन्न देशों में, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलकर अपना एक कर्मचारी संगठन बनाया है और इस कर्मचारी संगठन का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अल्फा ग्लोबल। ओके, मतलब देखिए कर्मचारी संगठन क्यों बनते हैं? जब उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके की कोई डिमांड करनी है, काम को लेकर, काम के घंटों को लेकर, सैलरी को लेकर, तो उन्हें ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। इसी तरीके से जो गूगल के कर्मचारी हैं ये ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो जो 10 देशों के गूगल के कर्मचारी हैं, ओके, और वहां 10 देशों के 13 ट्रेड यूनियन जो है, ठीक है, मजदूर संगठन जो है, ट्रेड यूनियन, इन्होंने मिलकर क्या बनाया है? अल्फा ग्लोबल बनाया है। और गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो इसका नाम है अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। तो इससे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। ओके, और गूगल के जो ऑनर हैं, संस्थापक हैं, वो कौन है? जेफ बेजोस हैं। फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। ओके, और रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी हैं। 27 जनवरी 2021 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम के किस संस्करण का समापन किया है? तो राइट आंसर होगा इसका समापन हुआ दूसरे संस्करण का। पहला संस्करण जो स्कूल हैं उनमें क्या करना था? फिजिकली स्ट्रांग बनाना, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसी के बहुत सारे वेरियस फील्ड में इसको चलाया जा रहा है। तो जो फिट इंडिया मूवमेंट था, इसे याद रखिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। 29 अगस्त 2019 को, 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके जन्म के रूप में? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में। तो 27 जनवरी को जो स्कूल इंडिया वीक था, फिट इंडिया स्कूल वीक, इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। इसे समाप्त किया गया कहाँ पर? तो फरीदाबाद में। किसने? किरण रिजिजू ने। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10,000 मीटर रेस वॉक में अंडर 20 रिकॉर्ड निम्न में से किसके द्वारा तोड़ा गया है? ठीक है, नेशनल अंडर 20, ठीक है, अंडर 20 की एज में ये रिकॉर्ड तोड़ा है अमित खत्री ने। ओके, 10,000 मीटर जो रेस वॉक होती है उसमें किसने? अमित खत्री के द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो रिकॉर्ड तोड़ा गया है तो ये अपने आप में क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अदर जो ऑप्शन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लियोन मेंडो ये देश के 67th क्या बन गए हैं? ग्रैंड मास्टर बन गए। और ग्रैंड मास्टर किस में दिया जाता है? तो ये शतरंज में बनते हैं। ओके, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे देश के। जिगमेट डोलमा, इन्होंने ढाका जो मैराथन अभी आयोजित की गई थी, ये लद्दाख ही है। जिगमेट डोलमा ढाका मैराथन में इन्होंने 4था स्थान हासिल किया था, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बन गई हैं? तो काजा कलास बन गई हैं क्या? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। और इन्होंने किसका स्थान लिया? जूरी रतास का। जूरी रतास ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था और अब उनके बाद बन गई हैं काजा कलास। ओके, तो याद रखिएगा एस्टोनिया। एस्टोनिया की जो क्या बोलते हैं, जूरी रतास के बाद ये बनी है क्या?
पहली महिला प्रधानमंत्री। और जुजाना कैपुटोवा ये कौन है? तो ये बनी थी अभी कुछ समय पहले स्लोवाकिया की पहली महिला प्रेसिडेंट। ओके, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? जुजाना कैपुटोवा। और कमला हैरिस ये बनी है यूएसए की 49th क्रम की क्या वाइस प्रेसिडेंट और पहली महिला प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और 5 मिनट के अंदर ही आपको ये PDF भी प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। अभ्युदय मुफ्त कोचिंग सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए प्रारंभ की गई है। अब देखिए, ये मुफ्त कोचिंग जो SSC, IAS, MPPS, UPSC के बच्चों के लिए प्रारंभ की गई है। इसी तर्ज पर केरल के जो राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान, उन्होंने 1 स्कूल 1 IAS योजना प्रारंभ की थी, तो वो भी आप याद रखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सभी सार्वजनिक वाहनों पर GPS और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिए गए हैं। किसके लिए? महिला, बुजुर्ग और बच्चों का जो उत्पीड़न होता है उसे रोकने के लिए, और अपराधों में भी कमी आती है। पंजाब सरकार के द्वारा कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सगुन नामक योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य बाल विवाह, ये विभाग हो गया, बाल विवाह को रोकना। पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? मार्सेलो रेबोलो डी सोसा। ओके, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन है। ओके, और मुद्रा क्या है इसकी? यूरो है। इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन बुक किसने लिखी है? गौतम चिकरमाने के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 32 बच्चों को वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल और श्रम साथी पोर्टल लॉन्च किसने किया? जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा गोवा में किया गया है। 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश को 6.1 लाख लाभार्थियों को कितने रुपए दिए गए? 2691 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और अल्टीमेट खो खो में खिलाड़ियों के लिए पहली बार वैज्ञानिक प्रशिक्षण की शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा फरीदाबाद में राष्ट्रीय शिविर में की गई है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खेल से तो याद रखिएगा, खो खो को अभी वैज्ञानिक मतलब नेशनल लेवल पर भी इतनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन जब उसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रारंभ होगा तो ये आगे बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पर खो खो के। ये एक देसी खेल है। ओके, वायुसेना अकेदमी द्वारा 19 जनवरी 2021 को अपनी स्वर्ण जयंती 50 वर्ष मनाई गई। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? डिंडीगुल, तेलंगाना में। भारत में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 32 साल के लिए 32 साल के बाद, ठीक है, क्योंकि जो गावा स्टेडियम है, ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम, से द गावा भी कहा जाता है। ओके, इस पर ऑस्ट्रेलिया क्या रहा था? अभी तक नाबाद था, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी नहीं थी, और भारत की टीम ने चौथे टेस्ट मैच में, ठीक है, इसे हरा दिया, इसलिए 32 साल बाद ये एक ऐतिहासिक जीत रही है। राष्ट्रीय, आप मुझे बताइएगा कि इस जो मैच में भारत की कप्तानी कौन कर रहे थे? ओके, भारतीय टीम की कप्तानी, क्योंकि जो आपके विराट कोहली हैं वो तो वापस इंडिया आ गए थे अपने फादर बनने की खुशी में, तो कप्तानी में कौन थे? तो कप्तान इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट करके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल मतदाता ID कार्ड को भी लॉन्च किया है। अब ये 26 जनवरी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपसे कहा था, मैं हालांकि डेडिकेटेड वीडियो नहीं ला पाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप यहाँ पर इन्हें 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ओके, मैं पढ़ूंगी, आप लोग समझेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने 1935 के अधिनियम के स्थान पर भारत का शासन दस्तावेजी रूप में लागू किया। मतलब अभी तक हमारे देश में 1950 से पहले किसके अनुसार चल रहा था पूरा शासन? भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से किससे चलने लगा? भारत
जो शासन अधिनियम है 1950 उसके द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू हुई। तो देखिए 26 नवंबर को हमने इसे क्या किया था, लागू किया था, अंगीकृत किया था, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। तो 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 डे हैं, याद रखना। क्योंकि 26 जनवरी 1929 को, मतलब 26 जनवरी को ही क्यों चुना हमने मनाने के रूप में, हम 26 नवंबर को भी तो चुन सकते थे। तो इसका कारण है क्यों चुना हमने 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1929 में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, मतलब पूर्ण स्वराज्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश शासन की प्रस्तावित डोमिनियन स्थिति के विरोध में की गई थी। हमने 26 जनवरी को जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम डोमिनियन स्थिति देंगे, तो हमने क्या बोल दिया था, हमें डोमिनियन स्थिति नहीं चाहिए, मतलब हम शासन तो करेंगे लेकिन हमारे ऊपर कौन रहेगा, ब्रिटिश शासन। तो हमने बोला था हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो हमने कब की थी ये घोषणा, 26 जनवरी 1929 को की थी। इसलिए हमारे लिए 26 जनवरी 1929 से ही इंपॉर्टेंट हो गई थी। ओके, पृष्ठभूमि क्या रही संविधान बनाने की तैयारी। आजादी के बाद 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 207 सदस्यों की मौजूदगी में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहले दिन इन सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। वही देश के विभाजन के बाद इनकी सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने इसका मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। तो याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे, तो भाई इसमें नागरिकता थी, निर्वाचन था, ओके, जो इंपॉर्टेंट हमें उस समय जरूरत थी। तो उसमें से 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये भी पूछा जाता है संविधान में अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 ने। इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को क्या चुना था, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना व दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान व्यावहारिक तौर पर अस्तित्व में आ गया था। ओके, संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्य सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि प्रमुख सदस्य थे। और भी बहुत महान व्यक्तित्व थे, हालांकि यहाँ मैंने कुछ जो जाने पहचाने नाम है वही इंक्लूड किए हैं। जानने योग्य है कि 1949 में तैयार संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग में विभाजित और 8 अनुसूचियां थी। ओके, 29 अगस्त 1947 संविधान बनने का कार्य संविधान सभा ने किया, जिसमें 8 प्रमुख कमेटियां थी। वैसे तो इन कमेटियों की बहुत सारी सब कमेटियां थी, लेकिन 8 प्रमुख थी। कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वह संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सॉरी। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलीग्राफी में 6 महीने के वक्त में ही किसी मेहनताने, मतलब उन्होंने कोई पेमेंट नहीं लिया था। 2021, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख परेड में शामिल 32 झांकियों में पहली बार भाग ले रहा है। यहाँ ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा दूरबीनों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचे स्थलों में से एक लेह के पास हैले में स्थित भारतीय खगोल वेधशाला को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, हालांकि इन्हें कोई प्राइज नहीं मिल पाए, लेकिन पहली बार शामिल हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आपसे लास्ट वीडियो में पूछा गया था क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है, किया गया है। तो ये राइट आंसर था मेघालय के पूर्वी खासी
जिले में। ओके, और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। आई होप आप लोग इसका आंसर अच्छे से करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। और जस्ट इसके 1 घंटे बाद आएगी आपकी 29 जनवरी की वीडियो, तो उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।